इस प्रकार मैं निकोलाई प्लेटोनोविच के इस प्रस्ताव से सहमत हूं कि हमारे तथाकथित पश्चिमी साझेदारों के पास शायद आखिरी मौका हो सकता है और उन्हें यह प्रस्ताव देने के लिए कि वे जल्द से जल्द कीव पर दबाव डालें कि वह शांति की तलाश करे और मिन्स्क समझौतों का पालन करे। अन्यथा हमें वह निर्णय लेना होगा जिसकी आज चर्चा हो रही है। अन्यथा का क्या मतलब है? क्या आप कोई वार्ता प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव दे रहे हैं? अरे नहीं, ये तो या क्या आप संप्रभुता को मान्यता देंगे? मैं करूंगा। बोलिए, सीधे बोलिए। मैं मान्यता के प्रस्ताव का समर्थन करूंगा। समर्थन? या मैं समर्थन कर रहा हूं? सीधे बोलो सर्गेई। हाँ कहो, हाँ या नहीं। मैं डोनेट्स्क और लुगांस्क की जनवादी गणराज्यों के रूसी संघ में शामिल होने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमने इसके बारे में बात नहीं की, हमने इस पर चर्चा नहीं की। क्या हमने बात की? हमने उनकी स्वतंत्रता को मान्यता देने या न देने के बारे में बात की थी, हाँ या नहीं? हाँ, मैं स्वतंत्रता को मान्यता देने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बैठ जाइए। धन्यवाद व्लादिमीर अलेक्जेंद्रोविच। आप हवा में तनाव को महसूस कर सकते हैं क्या? जो आपने अभी देखा वह फरवरी 2022 में हुआ था, जब दुनिया के लिए एक नाजुक समय था। पुतिन ने अभी अभी अपनी सेना को यूक्रेनी क्षेत्र में घुसपैठ करने का आदेश दिया था, ताकि वे अपनी प्रसिद्ध 3 दिन की विशेष ऑपरेशन को अंजाम दे सके। थोड़ी ही देर बाद एक सुरक्षा बैठक एक खुलासा करने वाले पल में बदल गई, जब सर्गेई नारिश्किन, जो रूस की बाहरी खुफिया सेवा के प्रमुख और देश के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है, अपनी राय दे रहे थे तो उनकी बातों को बार बार बीच में रोका जा रहा था। असहज दिखते हुए पुतिन ने सर्गेई को और स्पष्ट बोलने का आदेश दिया। मैं जाऊंगा। बोलो, सीधे बोलो। मैं मान्यता के प्रस्ताव का समर्थन करूंगा। समर्थन? या मैं समर्थन कर रहा हूं? सीधे बोलो। अबे अपनी बारी पर वह हकलाता था। उस स्थान पर मौजूद सभी लोग बेचैन हो गए। यह दृश्य दर्शाता है कि पुतिन ने 25 सालों से रूस पर डर और धमकी के बल पर शासन किया है, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन के 3 साल बाद खुद रूसी सर्वेक्षण कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित दिखा रहे हैं। एक विरोधाभास जो दिखाता है कि सबसे सख्त व्यवस्थाओं में भी अदृश्य दरारें हो सकती हैं। ही कहानी पुतिन द्वारा रहा हूं, जो पहले ऑनर पर 40% की छूट देता है, साथ ही फ्री डिलीवरी भी है। एक बार देखना तो बनता है, लिंक विवरण में है। लेकिन आप नहीं जानते कि उसने ये ताकत 25 सालों तक कैसे बनाए रखी, और अब वो ये ताकत क्यों खो रहा है। इसे समझने के लिए मुझे तुम्हें 1990 के दशक की एक अहम घटना दिखानी होगी, जब सोवियत संघ टूट गया था और रूस राष्ट्रीय अपमान और आर्थिक पतन के दौर से गुजर रहा था। इसी अराजकता से पुतिन उभरे और उन्होंने रूसी जनता के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव रखा। उन्होंने एक साफ सौदा पेश किया, बेहतर जीवन और राष्ट्रीय गर्व के बदले में उनके शासन पर प्रश्न न उठाना और लोकतंत्र के अंत को स्वीकारना। रूसी लोगों ने यह सौदा स्वीकार कर लिया, क्योंकि अंततः उनकी जीवन स्थिति में वास्तविक सुधार हुआ था। 2000 में तेल की ऊंची कीमतों से प्रेरित आर्थिक भाग्य ने पुतिन को अपने वादे का एक हिस्सा पूरा करने दिया। अर्थव्यवस्था बढ़ी, पेंशन दी गई, शहर आधुनिक हो गए। कई रूसियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में यह स्पष्ट सुधार काफी था। वे बढ़ते अधिनायकवाद के बारे में ज्यादा सवाल नहीं करते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई थी। पुतिन सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, वे वह व्यक्ति थे जिन्होंने रूस को फिर से मजबूत महसूस कराया। इस सामाजिक समझौते की चरम सीमा 2014 में क्रीमिया के विलय के साथ आई। पुतिन की लोकप्रियता आसमान छू गई। अनुमोदन रेटिंग 80% या उससे भी ज्यादा तक पहुंच गई। सड़कों पर झंडे और देशभक्ति गीत छा गए। यह सिर्फ क्रीमिया तक सीमित नहीं था, यह पुनः विजेता होने का एहसास था। लेकिन फिर
फिर फरवरी 2022 आ गया। यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला, जो सिर्फ 3 दिन चलना था, लेकिन अब 3 साल से भी ज्यादा हो गया है। यही कहानी नाटकीय मोड़ लेती है। पुतिन ने इस युद्ध को एक तेज और विजयी विशेष सैन्य अभियान के रूप में बेचा था। हकीकत पूरी तरह से अलग निकली और आंकड़े झूठ नहीं बोलते। रूसी हताहतों के अनुमान आश्चर्यजनक हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का कहना है कि 9,50,000 से अधिक हताहत हुए हैं, जिसमें 2.5 लाख मौतें शामिल हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन युद्ध में कुल हताहतों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। नाटो के महासचिव ने खुलासा किया कि सिर्फ 2025 में ही 1 लाख रूसी सैनिक मारे गए। ये आंकड़े एक किपुरी को भी कोई युवा पीढ़ी के लुप्त होने को दर्शाते हैं। और इसका असर, खैर, इसका असर पूरे देश में महसूस किया जा सकता है, जहां परिवारों को मौत की सूचनाएं मिल रही हैं और कब्रिस्तानों में जगह खत्म हो रही है। लेकिन यह सबसे क्रूर बात है, यह नरसंहार समान रूप से नहीं बंटा है। इसका बोझ असमान रूप से सबसे गरीब और अल्पसंख्यक जातीय क्षेत्रों पर पड़ता है, जैसे कि दागिस्तान और बुरियातिया, जो मरने के लिए सबसे ज्यादा सैनिक भेज रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये मौतें कैसे हो रही हैं? प्रथम विश्व युद्ध से निकली हुई रणनीतियों के माध्यम से रूसी सेनाएं उस चीज पर निर्भर हैं जिसे वे मांस के हमले कहते हैं, यानी कम प्रशिक्षित सैनिकों के छोटे छोटे समूहों को यूक्रेनी खाइयों पर हमला करने के लिए भेजना और उन्हें असल में तोप का चारा बनाना। इसके अलावा रूस अपने आधे से ज्यादा आधुनिक टैंक खो चुका है, 3,000 से भी ज्यादा टैंक, अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी के अनुसार। इससे सेना को शीत युद्ध काल की विरासतों को गोदामों से बाहर निकालना पड़ा। 60 के दशक के जंग लगे T-62 टैंक। इन सभी नुकसानों के बीच रूसियों ने और भी कठोर फैसले लेने शुरू कर दिए। जैसे कि मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करना। और इस साल हुई बड़ी गर्मी की आक्रामक कार्रवाई के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, सब कुछ यही संकेत दे रहा था कि यह खेल को हमेशा के लिए पलटने के लिए काम आएगी। लेकिन जैसा कि हकीकत हमें दिखाती है, यह हमला पूरी तरह से नाकाम रहा। वे सैन्य विश्लेषक जो पहले युद्ध का समर्थन करते थे, जैसे कि मैक्सिम कालिचनिकोव, अब इस हमले को एक ऐसी कल्पना बता रहे हैं जो बिखर रही है। उनका ऐसा सोचना सही है। हमले का परिणाम निराशाजनक रहा। रूसियों ने कुछ छोटी बस्तियों पर कब्जा किया है, परंतु कोई महत्वपूर्ण इलाका नहीं जीता है। परंतु समस्याएं केवल युद्ध तक ही सीमित नहीं हैं। ये समस्याएं अर्थव्यवस्था में तेजी से व्याप्त हो रही हैं। अनुमान है कि 2025 में रक्षा पर होने वाला खर्च रूसी जीडीपी का 7.2% तक पहुंच सकता है। आपको अंदाजा हो सके कि यह कितना बड़ा है। यह राष्ट्रीय बजट का 1/3 है। अब जरा रुककर तुलना कीजिए। ज्यादातर देश सिर्फ 1-2% रक्षा पर खर्च करते हैं। रूस अपनी तरफ से वर्तमान में युद्ध मशीन को चलाने के लिए सचमुच अपने भविष्य को निगल रहा है। सरकार द्वारा संग्रहित राशि की तुलना में अधिक व्यय किया जा रहा है। सरकारी खातों में यह घाटा 0.5% से बढ़कर 1.7% जीडीपी हो गया है। देश की आपातकालीन निधि, जो मुश्किल समय के लिए आरक्षित थी, 5 ट्रिलियन से घटकर 2.8 ट्रिलियन रूबल रह गई है। समझदारों के लिए इसका अर्थ एक ही है, धन समाप्त हो रहा है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ता है। वही लोग जो दशकों पहले रूस की आर्थिक वृद्धि से खुश थे, अब एक बिल्कुल अलग हकीकत का सामना कर रहे हैं। मुद्रास्फीति लगातार ऊंची बनी हुई है। जून 2025 में यह 9.4% तक पहुंच गई। 2025 के पहले 4 महीनों में खाद्य पदार्थों की कीमतें पिछले साल की तुलना में 12% ज्यादा थीं। रियल एस्टेट बाजार भी प्रभावित हुआ। यह पूरी तरह से ढह गया।
नए मकानों की बिक्री 2025 के पहले 6 महीनों में 26% गिर गई। जून में होम लोन में चौंकाने वाली 66% की गिरावट आई। ब्याज दर 18% है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था को ठप कर सकती है। रियल एस्टेट क्षेत्र का यह संकट केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, यह पुतिन के टूटे हुए वादे का एक सशक्त प्रतीक है। यही वह बिंदु है जहां युद्ध की लागत को शहरी मध्यम वर्ग की ठोस निराशा में महसूस किया जा सकता है, जिसे जीवन की एक बुनियादी आकांक्षा को पाने से रोका जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पेंशन लगभग 20,000 रूबल प्रति माह रही, जो कि लगभग $200 के बराबर है। यह बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त है। स्वास्थ्य प्रणाली पर बहुत बोझ है। कई क्लिनिकों में बुनियादी दवाइयां भी नहीं है। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाला तथ्य यही है, 2022 से अब तक 13 लाख से ज्यादा लोग रूस छोड़ चुके हैं। इनमें से कई युवा शिक्षित और सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग व अन्य प्रमुख क्षेत्रों में कुशल है। यह ब्रेन ड्रेन है जो भविष्य में रूसी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। और अब हम कहानी के सबसे अहम मोड़ पर हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह पूरी तरह बदल देगा कि आप रूसी स्थिति को कैसे देखते हैं। लेवाडा सेंटर के शोध दिखाते हैं कि 88% रूसी अभी भी पुतिन का समर्थन करते हैं। 78% लोग यूक्रेन में सैन्य अभियान का समर्थन जारी रखते हैं। पहली नजर में लगता है कि पुतिन को मजबूत समर्थन मिल रहा है ना? परंतु यहां विरोधाभास है। इन्हीं रूसी लोगों में से 61% का मानना है कि अब शांति वार्ता शुरू करने का समय आ गया है। 50% लोग सैन्य हताहतों पर आधिकारिक रिपोर्टों पर भरोसा नहीं करते। सरकार में विश्वास 2020 में 53% से गिरकर 2025 में 27% रह गया है। अब मैं आपसे पूछता हूं, यह कैसे संभव है कि कोई नेता को समर्थन दे और उसी पर संदेह भी करे? यह सवाल प्रचार की कार्य प्रणाली को दर्शाता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है। यह व्यापक स्तर पर प्रभावी है, जैसे कि रूस मजबूत है, लेकिन जब आप वास्तविकता, रोजमर्रा के अनुभव को देखते हैं, तो यह छोटे स्तर पर विफल हो जाती है। लोग पुतिन की अमूर्त विचारधारा का समर्थन करते हैं, परंतु उनकी नीतियों की वास्तविकता पर प्रश्न उठाते हैं। 65% लोग सैनिकों की ओर मौतें रोकने के लिए बातचीत चाहते हैं। 59% लोग परिवारों पर बोझ कम करने के लिए बातचीत चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, शांति की इच्छा बढ़ रही है, यहां तक कि शासन के घोषित समर्थकों के बीच भी। और रूसी अभिजात वर्ग की बात करें तो खैर, वे अपने पैरों और बटुए से वोट कर रहे हैं। मई 2025 में रूसी परिवारों ने विदेशी ब्रोकरेज फर्मों को रिकॉर्ड 52.3 अरब रूबल यानी लगभग $650 मिलियन भेजे। यह रूसी बाजार में विश्वास में कमी को दर्शाता है। पुतिन के अधीन अपनी संपत्ति बनाने वाले ओलिगार्क और व्यापारी चुपचाप देश से धन बाहर भेज रहे हैं। कुछ लोग अपने परिवारों को दुबई, तुर्की कहीं भी भेज रहे हैं, बस मास्को नहीं। वे अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाते हुए देख रहे हैं और सड़कों पर असंतोष सुन रहे हैं। एक और भी महत्वपूर्ण संकेत है चीन पर बढ़ती निर्भरता। ऐसा इसलिए है क्योंकि युद्ध ने रूस को बीजिंग पर गंभीर रूप से निर्भर बना दिया है। चीन रूसी प्रतिबंधों की लगभग 80% चोरी के लिए जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ एक समस्या है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। यह बराबरी की साझेदारी नहीं है। रूस चीन पर निर्भर हो गया क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। एक ऐसा शासन जो राष्ट्रीय संप्रभुता और ताकत बहाल करने की कहानी पर बना है, उसके लिए चीन पर बढ़ती निर्भरता कई लोगों के लिए एक रणनीतिक विफलता है। यह उस ताकत की छवि पर गहरा और चुपचाप वार है जिसे पुतिन हमेशा दिखाना चाहते थे। यहां तक कि कुछ संकेत हैं कि रूसी खुफिया में कुछ लोग चीन को दुश्मन मानते हैं। और अगर यह सच है तो रूस की स्थिति कितनी जटिल है, इसे समझना और भी आसान हो जाता है। तो फिर इसका मतलब क्या है? यह स्थिति किस दिशा में जा रही है? देखिए, क्रेमलिन एक ऐसे चक्र में फंसा हुआ है जो बार बार दोहराता है। एक तरफ
वे यूक्रेन में बहुप्रतीक्षित निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर हार मानना या पीछे हटना पुतिन की मजबूत नेता की छवि को नष्ट कर देगा। यही छवि उनके पूरे शासन की नींव है। इसलिए यह स्पष्ट है कि रूसी सरकार के लिए युद्ध जारी रहना चाहिए और इसका मतलब है कि आर्थिक दर्द जारी रहेगा, हताहतों की संख्या बढ़ेगी और देश का पतन तेजी से होगा। पुतिन का वास्तव में नुकसान विश्वास के रूप में हो रहा है। सोचिए, जब सैनिकों को अपने कमांडरों पर भरोसा नहीं रहता, जब नागरिकों को खबरों पर भरोसा नहीं रहता और यहां तक कि अभिजात वर्ग को भी भविष्य पर भरोसा नहीं रहता, सिस्टम अंदर से बिखरने लगता है। विश्वास किसी भी शासन की अदृश्य मुद्रा है और पुतिन की रूस में लगता है कि यह खत्म होती जा रही है। यूक्रेन में युद्ध शायद एक रात में क्रेमलिन को नहीं गिराएगा, लेकिन जैसा कि आपने देखा, यह धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा करके सिस्टम को बिखेरने के लिए मजबूर कर रहा है, जब तक कि एक दिन उसका बोझ असहनीय न हो जाए। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि इतनी समस्याओं के बावजूद पुतिन सत्ता में बने रह पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस हकीकत को जानना जरूरी है। अगली बार तक अलविदा।